Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our topic management of dairy animals, and at this topic we are going to start our session third, that is session first, that is conservation of forages and scope and importance of greenhouse industry. Now what is fodder crops? Fodder crops, these are essential and the cheapest source of feed for ruminants. Thus, fodder crop based feeding strategies are required to reduce the cost of animal production. Fodder crops for dairy animals. In India, agricultural crops production seasons are divided into खरीफ एंड rabi सीजन. तो जो इंडिया में जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन सीजन है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एक तो खरीफ एंड सेकंड वन इज rabi. जो इंडिया में एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की प्रोडक्शन सीजन है, जो सीजन्स है वो दो टाइप्स के. एक तो फर्स्ट वन इज़ खरीफ एंड सेकंड वन इज़ rabi. सो फर्स्ट खरीफ स्टार्ट्स फ्रॉम जून एंड एंड्स इन सितंबर. लाइक इसमें एग्जांपल आता है काउपी, ज्वार, बाजरा, मेज़ एट्सट्रा. और rabi क्रॉप्स में अक्टूबर मार्च वो ग्रो किए जाते हैं अक्टूबर में और उनको कल्टिवेट किया जाता है मार्च में. उसमें आते हैं एग्जांपल बरसीम, ओट्स, ल्यूसीम, बार्ली एट्सट्रा. एंड द थर्ड वन इज़ जैद क्रॉप्स, जो अप्रैल में उनको लगाया जाता है, सो किया जाता है और उनको जून में उनको हार्वेस्ट किया जाता है. उसमें काउपी है, मेज़ है, बाजरा है, ग्वार etc. Fodder crops are broadly divided into leguminous crops which contains more protein content and non-leguminous जिसमें low protein content होता है. Common leguminous fodder crops such as barseem, leucine and cowpea contain average protein content of 2 to 2.5% on fresh basis. Whereas जो non-leguminous crops होते हैं तो उनमें non-leguminous fodder crops such as maize, jawar, bajra, oats, they contain average protein content of 0.7 to 1.8% on fresh basis. Yield of major fodder crops is given in दिस टेबल 7.1. नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेम ऑफ द फॉडर क्रॉप, फिर है फॉडर यील्ड क्विंटल्स या पर हेक्टेयर. एक हेक्टेयर होता है 20 कनाल्स. तो उन 20 कनाल्स में कितने क्विंटल्स हमें बार्ली के निकलते, बरसीम के निकलते, काउपी के निकलते. तो ये आप पर मतलब क्विंटल, ये कितने क्विंटल्स है और कितने हेक्टेयर से हम इनको निकालते हैं. लाइक आपको यहाँ पे 400 to 450 क्विंटल्स हमें एक हेक्टेयर में निकलते हैं. डैट मीन्स 400 to 450 क्विंटल्स वी ऑब्टेन फ्रॉम 20 कनाल्स ऑफ बार्ली. ऐसी मेज़ है, ऐसी पार्स ग्रीन ग्रास है, सरगम है, मेज़ है, ओट्स है, ल्यूसीम है, हाइब्रिड नेपियर है, काउपी है. तो ये आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा किसकी क्वांटिटी है, हाइब्रिड नेपियर की है. डैट इज़ 1200 to 1500 क्विंटल्स पर 20 कनाल्स. डैट इज़ 1 हेक्टेयर. ना आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिगर्स दी गई है जिसमें सरगम की का फोटोग्राफ है. मेज़ आप देख सकते हो कि मेज़ के लीव्स कितने बड़े बड़े होते हैं. यहाँ बरसीम आप देख सकते हो, ओट्स आप देख सकते हो, पैराग्रास, और यहाँ पे जो यहाँ पे ग्रास. तो ये आप इनके फ़ोटोग्राफ्स आराम से जूम करके बुक पे तो आपको आराम से दिखेगा. तो ये आप यहाँ पे भी आप ये देख सकते हो कि बरसीम का अलग है लीव्स का स्ट्रक्चर, तो जिनिया पे ग्रास का अलग है, ओट्स का अलग है. Now what is harvesting of fodder crops? Harvesting is done at particular stage of growth of the fodder crop so as to optimize both quantity and quality of biomass. तो हार्वेस्टिंग किस स्टेज पे की जाती है? एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ इस पे की जाती है जब मतलब पर्टिकुलर स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ द फॉडर क्रॉप, जब वो पूरी तरह से एक पर्टिकुलरली एक स्टेज पे पहुंच चुका होता है जहाँ पे उसको ग्रो करना, जहाँ पे उसको हार्वेस्ट करना चाहिए सो एज टू ऑप्टिमाइज बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द बायोमास. तो हमें मतलब बोथ क्वांटिटी का भी ख्याल रखना होता है और क्वालिटी का भी ख्याल रखना होता है. तो ये जब उस पर्टिकुलर स्टेज पे पहुँचता है तब इसको हार्वेस्ट करना चाहिए. हार्वेस्टिंग एट
एट वेरी यंग स्टेज ऑफ द प्लांट मे रिजल्ट इन हायर प्रोटीन कंटेंट। तो जब हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा छोटी मतलब यंग स्टेज ऑफ प्लांट पे करेंगे तो उसमें हायर प्रोटीन कंटेंट होगा, बट विद लो बायोमास यील्ड। तो बायोमास यील्ड जो होगा, जैसे क्वांटिटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी। ऑन द अदर हैंड एज द एनिमल मैच्योर्स, एज द प्लांट मैच्योर्स द बायोमास इंक्रीजेज बट प्रोटीन कंटेंट डिक्रीजेज। तो जब जब वो मतलब ओल्डर स्टेज की तरफ जाते हैं तो प्लांट का जो बायोमास होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बट इट्स प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। हार्वेस्टिंग इज यूजुअली डन मैनुअली। हार्वेस्टिंग या तो मैनुअली किया जाता है, या तो मतलब जैसे स्किल यूज़ करते हैं तो उससे किया जाता है, या तो मैकेनिकल मेथड से यूज़ करते हैं, लाइक उसमें थ्रू ट्रैक्टर अटैच्ड फोल्डर कटर। ट्रैक्टर के साथ फोल्डर कटर अटैच किया जाता है तो वो उसको मैकेनिकली हार्वेस्ट करते हैं। द हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ मेजर फूड क्रॉप्स हैज़ बीन गिवन इन 7 पॉइंट टेबल। नाउ यू कैन सी 7 पॉइंट टेबल। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ग्रोथ स्टेज एंड टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग फूड क्रॉप्स का क्या है। लाइक ज्वार का है, सिंगल कट वेराइटीज़ इमीडिएटली आफ्टर फ्लावरिंग टू 50% फ्लावरिंग स्टेज। जब भी फ्लावरिंग हो जाती है जल्दी जल्दी, तो वो जब 50% ऑफ फ्लावरिंग स्टेज अटेन करते हैं उसके बाद उसको कट किया जाता है। या मल्टीपल कट वेराइटीज़, जहाँ पे मल्टीपल कट वेराइटीज़ होती है ज्वार की, तो वहाँ पे फर्स्ट कट दिया जाता है 2 मंथ्स में, और सब्सिक्वेंटली कट्स एट 30, जब 40 डेज़ के इंटरवल के बाद उनको दूसरा कट दिया जाता है। फिर मेज़ का क्या है, कॉब फॉर्मेशन स्टेज टू बिफोर मिल्क स्टेज। बिफोर मिल्क स्टेज तो कॉब जब भी फॉर्म हो जाता है तो स्टेज टू बिफोर मतलब मिल्किंग स्टेज से पहले ही, जब भी कॉब फॉर्मेशन होगी बट मिल्किंग नहीं होनी चाहिए उसमें, तो उस स्टेज पे इसको ग्रीन फोल्डर में कट दिया जाता है। सैलेज प्रिपरेशन के लिए उनको कॉब्स जब सॉफ्ट होंगे, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, तब उनको सैलेज प्रिपरेशन के लिए रखा जाता है। बाजरा का क्या है, एट बूट लीप स्टेज। ओट्स का क्या है, एट इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग टू 50%, लाइक ज्वार में मतलब जब भी इनिशिएशन होगी फ्लावरिंग की, तब जब उसने 50% ऑफ ब्लूम स्टेज पे वो पहुंचा। बरसीम का है, फर्स्ट कट कब दिया जाता है, और सब्सिक्वेंटली 25 डे इंटरवल के बाद उनको दूसरा कट दिया जाता है। ल्यूसीम का भी 40 to 65 और सब्सिक्वेंट कट्स at 30 to 20 to 30 days interval. Now you can see this। तो ये हम इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस आपको मैं क्वेश्चंस हम करेंगे कल। नाउ इट्स सेशन सेकेंड। What is session? Session second में conservation of forages in India during rainy season. Plenty of greens are available, but they are not properly utilized by the farmers due to lack of knowledge about fodder conservation. Fodder conservation तो क्या किया जाता है, जब रेनी सीजन होता है तो बहुत ज़्यादा plenty of greens मतलब जो ग्रीन फोडर होता है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, बट प्रॉपर उनका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन फार्मर से नहीं हो जाता है, क्योंकि उनमें नॉलेज नहीं होता है कि इसका कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए। तो सरप्लस फोल्डर कैन बी कंजर्व इन द, जो सरप्लस फोल्डर होगा, जो एक्स्ट्रा ये फोल्डर होता है, तो वो कैसे कंजर्व किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ हे एंड सिलेज विच कैन बी यूज ड्यूरिंग लीन पीरियड्स। तो इक्विपमेंट्स एंड मशीन इज रिक्वायर्ड फॉर फोल्डर कंजर्वेशन, फोरेज कंजर्वेशन। तो अब हमें कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए और कौन से मशीन चाहिए जो हमें फोरेज कंजर्वेशन के लिए रिक्वायर होती है। वेरियस इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स रिक्वायर्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फोरेजेस आर स्किल एंड मोवर टू कट फोडर क्रॉप्स, fork to turn, load and stack the fodder, and tractor chaff cutter for chaffing fodder, and baler to compress the bay into bales। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिकल है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड चाफ कटर यहाँ पे है। तो जहाँ जिसमें हम चाफ्स को कट करते हैं फिर एनिमल्स को खिलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेथड्स, अब हमें मेथड्स क्या है, कॉमनली practiced forage conservation methods are described below। Hay, when the forage crops are preserved by reducing their moisture content from 70 to 90% to 15 to 20%, we get the hay form of forage crop। जब भी forage crops को प्रिजर्व किया जाता है, जब उनका मॉइस्चर कंटेंट कम किया जाता है, जब उनमें 70 to 90% मॉइस्चर होता है तो उसको कम किया जाता है अप टू 15 to 20%, तो हमें forage crops मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ hay। Forage crops. Now what is hay? Hay is that product of forage crop। जब हम उनको मॉइस्चर कंटेंट कम करते हैं, जब उनमें मॉइस्चर कंटेंट होता है 70 to 90%, उसको हम बहुत ज़्यादा कम करते हैं 15 to 20%, तो हमें एक फोरेज क्रॉप्स मिलता है। फोडर क्रॉप्स विद हैलो स्टम्स और मोर सूटेबल फॉर मेकिंग hay। फोडर क्रॉप्स जिनमें हॉलो स्टम्स होते हैं, जो खाली स्टम्स उनमें होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं फॉर hay मेकिंग।
Nutritive value of green hay is comparable to the forage from which the hay is made. For hay making, fodder is harvested at proper stage of maturity. hay making के लिए क्या किया जाता है, जो फोडर क्रॉप होता है उसको हार्वेस्ट किया जाता है एक प्रॉपर स्टेज ऑफ मैच्योरिटी पे. देयर आफ्टर इट इज़ क्योर्ड, ड्राइड अप टू द राइट मॉइस्चर कंटेंट. फिर इसको राइट मॉइस्चर कंटेंट पे रखा जाता है, मतलब बहुत कम किया जाता है. क्योरिंग स्टार्ट्स इन द फील्ड आफ्टर कटिंग व्हेन द मटेरियल इज़ लेफ्ट टू विल्ट. तो कट करने के बाद सिकल से या तो मैकेनिकली, तब कट करने के बाद उसको फील्ड में ऐसे ही रखा जाता है ताकि वो विल्ट हो जाए, ताकि वो सूख जाए. विल्टिंग पीरियड वेरीज विद द टाइप ऑफ मटेरियल एंड वेदर कंडीशंस. विल्टिंग पीरियड डिपेंड होती है, एक तो टाइप ऑफ मटेरियल कौन सा है और वेदर कंडीशंस क्या है. वेरियस मेथड्स ऑफ ड्राइंग और प्रैक्टिस्ड फॉर hay मेकिंग लाइक आर्टिफिशियल कंडीशनिंग, टर्निंग एंड टेडिंग, wind drawing, trussing, etc. The hay is generally stored as loose hay, baled hay and chopped hay. तो hay को generally store किया जाता है as loose hay, baled hay और chopped hay. Now what is silage? Silage is also called a pickled grass. Is wet forage with about 70% moisture. तो silage बोलते हैं कि pickled grass. तो इसको ऐसे ही wet forage wet में रखा जाता है, इसमें moisture रखा जाता है 70% and is obtained by fermentation की जाती है of forages under anaerobic conditions, in absence of oxygen. The process of preparing silage is known as ensiling. तो silage बनाने की जो process होती है उसको ensiling बोलते हैं. इसका दूसरा नाम है pickled grass. तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए 70% और ये वेट फोरेज होता है. द कंटेनर्स इन विच सिलेज इज मेड आर कॉल्ड सिलोस. तो उनको सिलोस बोलते हैं. फोरेज क्रॉप्स हैविंग thick stems are suitable for silage making. The fodder crops should be harvested at proper stage for ensiling. The green fodder should have about 30% dry matter. Wilting of green fodder for certain periods में result in acceptable moisture. तो wilting की जाती है कुछ पीरियड के लिए ताकि उसमें जो acceptable moisture रह जाए. The fodder should be chopped into small pieces. उसको चॉप किया जाता है, काटा जाता है उनको small pieces में. Preferably उनका जो ये होता है साइज़ 2 to 3 सेंटीमीटर रखना होता है. The silos must be filled very quickly and the material must be compacted to prevent entry of आउटसाइड एयर. तो इसको जल्दी जल्दी ढक्कन रखना चाहिए ताकि जो बाहर का हवा है वो अंदर ना आए. यूरिया और मोलासिस कैन बी एड विद चॉफ्ड फोडर टू इम्प्रूव द न्यूट्रिएंटिव वैल्यू ऑफ द सिलेज डिपेंडिंग ऑन द फोडर क्रॉप. यूरिया या तो मोलासिस ऐड किए जाते हैं विद दिस चॉफ्ड फोडर ताकि इसकी जो न्यूट्रिएंटिव वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो. तो यहाँ पे आप एक बंकर देख सकते हो या टाइप ऑफ सिलोस. तो यहाँ पे हम ये स्टोर करके रखते हैं. Now straws and agricultural waste. सी पार्ट. आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रीन क्रॉप, जब हमने ग्रेन क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया, जो रिमेनिंग मटेरियल होता है वो एज यूज़ हो सकता है ड्राई फूड फॉर द एनिमल्स लाइक स्ट्रॉज एंड एग्रीकल्चरल वेस्टेज कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट मैनी एफर्ट्स. तो विदाउट वो बहुत ज़्यादा टाइम तक हम ऐसे रख सकते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग एनी काइंड ऑफ एफर्ट्स. मेथड्स फॉर जजिंग क्वालिटी ऑफ द कंजर्व्ड फोरेज. अब एक मेथड होता है कि हम कैसे जज कर सकेंगे जो हमने कंजर्व किया फोरेज, उसका जो क्वालिटी है वो हम कैसे देख सकते हैं. जो सिलेज क्वालिटी है वो यूजुअली जज होती है डैट इज़ बेस्ड ऑन द स्मेल. जो ब्यूटेरिक एसिड की स्मेल होनी चाहिए उसमें, कलर ग्रीनिश येलो होना चाहिए, तो वेटनेस होनी चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए और सॉइल कंटामिनेट्स नहीं होने चाहिए. सॉइल कंटामिनेंट्स. क्वालिटी ऑफ ही इज जजड बाय कलर. सिलोस का कैसे देख सकते हैं, एक तो बिचारिक एसिड की उसमें स्मेल आनी चाहिए, कलर ग्रीनिश येलो होना चाहिए, फॉर गुड सिलेज वेटनेस होनी चाहिए, स्ट्रक्चर उसका अच्छा होना चाहिए और सॉइल कंटामिनेंट्स होने चाहिए. क्वालिटी ऑफ ही इज जजड बाय कलर. उसमें कलर होता है येलो टू ग्रीन, गुड में होता है ग्रीन टू ग्रे, मीडियम में होता है ब्राउन टू ब्लैक और ब्लैक होता है पुअर में. एंड द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड, डस्ट, स्मेल, वो भी हमें सब कुछ देखना चाहिए.
इसमें थॉरन्स नहीं होनी चाहिए, वीड्स नहीं होनी चाहिए, लाइक उसमें हमें स्ट्रक्चर उसका देखना चाहिए, कंटामिनेंट्स सॉइल कंटामिनेंट्स मत है, तो जैसे मड है, डस्ट है, वो भी हमें सिलेज में चेक करना चाहिए। वैसे ही हमें यहाँ पे भी हे में भी चेक करना होता है। असेसिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंजर्वेड फूडर, द क्वांटिटी ऑफ फूड रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर फॉर्म डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। एज अ थंब रूल, a cow can eat 20 to 25 kgs ऑफ सिलेज पर डे। जो क्वांटिटी ऑफ फूड रिक्वायर होती है फॉर अ पर्टिकुलर फॉर्म डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऐसे थंब रूल के हिसाब से काउ कैन ईट 20 to 25 kgs ऑफ सिलेज पर डे। सिमिलरली एडल्ट एनिमल्स कंज्यूम अबाउट 5 to 6 हे पर डे बिसाइड्स अदर फीड्स। तो ये हमारा हो गया ये कंजर्वेशन ऑफ। तो इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर टुडे।